Hello, guys. So all the exam season and result season is over. मतलब CAT 23, ZAT 24 रिजल्ट्स भी आ गए हैं. ऑलमोस्ट कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं एंड लॉट ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर GDPI. तो ठीक है, there's a huge chunk of people who gave exams this year and we actually made a video on that too कि should we repeat for the next CAT or not, and a lot of people who will be planning it for the first time. So today we'll be talking about how to get started for CAT 24 if at all you are interested in preparing. So how to go about it, uh, how will be the paper like, एंड थोड़ा बहुत कि ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए, किस तरह के लोगों के लिए किस तरह का कोचिंग विल बी सूटेबल, विल बी कवरिंग ऑल दैट. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला पॉइंट, दिस ईयर्स कैट मोस्ट प्रोबेबली विल बी कन्वीन्ड बाय IIM कैलकाटा. अब अगर पास्ट ट्रेंड्स की अगर आप बात करो तो IIM कैलकाटा ने जब भी पेपर बनाया है, क्वांट थोड़ा सा हैवी रहता है. और अभी 2-3 साल से जो पेपर हम देख रहे हैं, एक बीच में अचानक से चला था सीन जब कैट में क्वांट का लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गया था. 2017 में ईज़ी आई थी काफ़ी. देन 18 थोड़ा-सा एक नॉच डिफ़िकल्ट था, IIM कैलकाटा ने बनाया था, लोगों को काफ़ी टफ लगा था. 19 भी लेंदी क्वांट था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो, बट हाँ, करने लायक पेपर था, ईज़ी था. 20 में भी क्वांट बहुत टफ नहीं थी, 21 में भी नहीं थी, बट 22 वाला पेपर में भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक लेवल बढ़ा और 23 तो सबने देखा ही है. तो आई थिंक थोड़ा-सा ये इसके पीछे जो रीज़न हो सकता है, बेसिकली द काइंड ऑफ जॉब्स अभी जो आज MBA के बाद भी हैं, विद द चेंज इन ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, मतलब AI बेस्ड और एनालिटिक्स बेस्ड जॉब्स ज़्यादा हो रही हैं. तो मुझे लग रहा है अभी जैसे आप देख सकते हो, IIFT भी अपना एक बिज़नेस एनालिटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहा है अलग से. और इस समय मोर और लेस जो काइंड ऑफ इनपुट होना चाहिए वो ऐसा नहीं ले सकते जहाँ पे आप क्वांट में एकदम ही गए हो. तो थोड़ा-सा क्वांट विल बी लिटिल नॉट सो ईज़ी, ठीक है? बट अगेन व्हेन आई से नॉट सो ईज़ी डज़न्ट मीन कि डूएबल नहीं होगा या फिर बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है. पेपर हमेशा ऑलमोस्ट आस-पास की लेवल पे होता है. जैसा इस बार था इससे टफ क्या ही बनेगा, इससे टफ बनेगा तो एनीवे ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है, कि भाई 2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी कट ऑफ क्लियर हो रहा है, ठीक है? VARC हम लोग देख रहे हैं कि डेंस होता जा रहा है पहले से, मतलब इस बार भी वी कैन एक्सपेक्ट द सेम. और अगेन DILR थोड़ा-सा एनालिसिस बेस्ड, थोड़ा स्टैट्स बेस्ड. ये हमें प्रिपेयर्ड रहना है. आई एम नॉट सेइंग कि एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होने वाला है, बट हाँ, इसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रहेंगे तो इससे डिफिकल्ट नहीं होगा, इसके आस-पास ही रहेगा सब. तो ये तो मतलब थोड़ा हमने देखा कि मतलब पास्ट ट्रेंड में कैसा आया है और 24 हम पेपर कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ टू अर्ली टू से ऑन दिस, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता है कि अ, पैटर्न में कोई चेंज होगा या नहीं होगा या जो भी है, मोर और लेस नहीं होना चाहिए, बट कांट से. So we'll talk about the preparation strategy. Now I'll divide it into two parts. First part is for people who are first timers. तो जो लोग भी पहली बार कैट देने जा रहे हो, अ, एक काम ज़रूर करना है. पहला काम ये कि एक बारी नॉट ओनली कैट 23 बट कैट 20 के बाद से 21, 22, 23 एक आध पेपर ज़रूर देख लेना. आपको सॉल्व नहीं करना है. आप जस्ट एक बार ओवरव्यू लो और एक बार ये देखो कि बिना पढ़े अभी कुछ भी आपसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है. ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम लग रहा है कि ये तो कुछ पता ही नहीं है. हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं मालूम है, बट शायद वो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्लिक नहीं कर रहा है, मे बी आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट. तो इन आइदर ऑफ द सिचुएशन आई एम आस्किंग यू टू डू दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर फैमिलियरिटी. मतलब जो तुम पेपर देने जा रहे हो तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर. स्टार्टिंग में एक वीडियो हमने बनाया था कि क्या आसान होता है, डिफिकल्ट होता है, वो क्या ढूंढ रहे हैं. तो उसमें भी आप रेफर कर सकते हो कि ये जो 3 सेक्शन है वो क्यों बनाए गए हैं और व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर इन 3 सेक्शंस में आपसे, ठीक है? तो अभी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगर आप पे रीडिंग हैबिट है, वेरी गुड. अगर नहीं है, तो प्लीज़ आप उसे डेवलप कर लो, क्योंकि इसके बिना यू कैन नॉट सर्वाइव दिस सेक्शन. रीडिंग हैबिट डेवलप करने का तरीका फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि स्टार्ट रीडिंग सम फिक्शन नॉवेल्स जहाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा, एंड इवेंचुअली मूव ऑन टू रीडिंग आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट जॉनर्स, है ना? क्योंकि कैट में जो पैसेजेस आते हैं वो बहुत ही अनफैमिलियर जॉनर से आते हैं. अगर आप पहले से थोड़ा भी कॉन्टेक्स्ट नहीं रखोगे उसका, तो कितना भी अच्छा रीजनिंग लगा लो, कितनी भी अच्छी इंग्लिश लगा लो, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस करेक्टली. तो रीडिंग डेवलप करना है. फॉर दोज पीपल हु बिलीव दैट दे आर वेरी गुड विद ग्रामर, मेक श्योर दैट यू आर, बिकॉज़ इफ यू आर नॉट, आप ग्रामेटिकल एरर्स के चक्कर में बहुत बार गलत समझोगे भी और क्वांट के क्वेश्चंस भी आप सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे. A lot of people advocate this thing कि grammar is not needed in CAT, but I slightly differ. Uh,
ग्रामर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट ग्रामर का गलत नॉलेज होना मे लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिसलीडिंग रीजनिंग, राइट? तो ग्रामर का थोड़ा बहुत आइडिया होना इज इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू इज स्प्रिंट प्रैक्टिस। स्प्रिंट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जब आपका थोड़ा रीडिंग हैबिट डेवलप हो गया है, थोड़ा जॉनर के बारे में आप समझने लग गए हो, तो छोटे-छोटे 15 मिनट के टेस्ट के फॉर्म में अपने आप को थोड़ा-सा टाइम बाउंड होकर के आरसीज़ का प्रैक्टिस करना या क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये सेल्फ स्टडी के लिए मैं बोल रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी कोचिंग से कर रहे हो, वहाँ पे जो भी आपको बोला जा रहा है करने के लिए, वो साथ-साथ में आप फॉलो करोगे। ठीक है? फॉर डीआईएलआर डीआईएलआर में फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुडोकू का प्रैक्टिस आप लोग अगर पहले नहीं सॉल्व किया कभी लाइफ में, तो एक बार सीख लो कैसे होता है। अगर कर रखा है, तो फ़ोन में कोई भी ऐप डाल लो, सुडोकू का प्रैक्टिस करना शुरू करो। मोर और लेस कहीं न कहीं तुम्हें दिखेगा कि जितने भी अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या न्यूमेरिकल डेटा के क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो बेसिक साइंस होता है वो सुडोकू टाइप का ही होता है। तो अगर तुम्हारा प्रैक्टिस होता है उस चीज़ का, तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। फ़ैमिलियरिटी डेवलप करो डीआईएलआर में। फ़ैमिलियरिटी कैसे? जो देखो, टॉपिक वाइज़ पढ़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग इन डीआईएलआर, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। बट हाँ, इनिशियली व्हेन आई से टॉपिक वाइज़, दैट मीन्स रूट्स एंड नेटवर्क हो गया, ऑर्डर एंड सीक्वेंस हो गया, लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है? तो ये अलग-अलग जो टॉपिक हैं, इनके एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस एक बार देखना आप लोग शुरू कर दो। ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस लगाना शुरू करोगे तो धीरे-धीरे फ़ैमिलियर हो जाओगे, और इवेंचुअली जो एक्चुअल आता है कैट में उसकी प्रैक्टिस करने लगोगे, तो फिर तब वो सेंस बनाएगा थोड़ा-सा। स्टैट्स बेस्ड क्वेश्चंस आर मच नीडेड। मतलब इस बार आया था मीन मीडियन मोड पे 5 सेट्स थे डीएलआर में। एंड अगेन, मतलब ये दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी बेसिक, हर जगह पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत लोगों का था कि लाइफ में पहली बार ये वर्ड सुना है हमने, बट स्कूल में सबने पढ़ भी रखा है, और कैट प्रिपरेशन में भी कुछ जगह पे ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो आपने अगर पहले से पढ़ा था तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा था तो ये मालूम होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी देयर, राइट? टॉकिंग अबाउट क्वांट, क्वांट में अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और आपका मैथ से टच गया हुआ है, तो एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि एटलीस्ट गिव 10 टू 15 डेज, जस्ट रिवाइज द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8 टू क्लास 10 का मैथ। एक बहुत बेसिक सा ओवरव्यू कि फॉर्मूला क्या था, किस तरह के ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं, एक बार देख लो। थोड़ा-सा तुम्हें ना, जब तुम कैट का पढ़ना शुरू करोगे तो ये नहीं लगेगा कुछ ऊपर से जा रहा है। क्योंकि कैट में पढ़ाने में के टाइम पे आप भले बेसिक चीज़ें पढ़ लो, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, और अप्लाई आप तभी कर सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। टू टू स्टार्ट विद, अगर बहुत वीक हो मैथ्स में तो एनसीईआरटी का रिवीजन शुरू करो। अगर नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक वाइज़ शुरू करो। क्वांट में बहुत प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज़ जाने का बहुत फ़ायदा है। फॉलो अ रूल कि मतलब भाई इतने दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। व्हेन आई से कंप्लीट करना है, दैट मीन्स क्लास भी करनी है उसकी, और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाते जाने हैं। और एक चीज़ शुरू से ध्यान में लेके चलेंगे, स्पेशली फॉर पीपल हू आर नॉट वेरी गुड एट मैथ्स, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। यू हैव टू फोकस मोर अपॉन ईज़ी क्वेश्चन, और उनको आप बहुत स्पीड में कर पाओ। अगर आप पेपर में सारे आसान-आसान क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन से परेशान नहीं होना है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करता कितना ज़्यादा लगा लो। मोर देन दैट व्हाट मैटर्स इज़ कि आप जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपको वो थॉरली कॉन्सेप्ट वाइज़ क्लियर हो, इतना कि आप किसी को पढ़ा भी सको। ठीक है? तो दिस वाज़ फॉर फर्स्ट टाइमर्स। फॉर रिपीटर्स नाउ, आपने पहले दिया हुआ है पेपर, आपने पहले एक बार तैयारी भी की होगी मोस्ट प्रोबेबली। वो रिपीटर्स जिन्होंने सिर्फ पेपर दिया था, पिछले साल पढ़ाई नहीं की थी, बी मतलब ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ फर्स्ट टाइमर ओनली। व्हेन आई से रिपीटर, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज़ पीपल हू एक्चुअली वर्कड हार्ड बट कुड नॉट मेक इट समहाउ। So for you again, VARC reading is paramount. You cannot let go of it. स्प्रिंट प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग मोड में जल्दी टाइम बाउंड होगी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंटली पीवाईक्यूज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उनका एनालिसिस बहुत प्रॉपर्ली करें आप लोग। जो भी आरसीज पहले पेपर में आए हुए हैं, जितने भी पेपर मिले पिछले 5-6 साल के उठा लो, उनको सॉल्व करके उनका हर एक ऑप्शन का रीजनिंग, एक ट्रेंड ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस तरह से लाइन ऑफ रीजनिंग जा रहा है, वो आपका कितना भी मैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? बाकी अगेन मॉक्स का टाइम जब शुरू होगा तो मॉक्स तो सबसे इम्पोर्टेंट होते ही हैं। अ, रिपीटर्स के लिए डीआईएलआर, सुडोकू बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन और पुराने मॉक के क्वेश्चंस, उनका प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको अभी टॉपिक वाइज़ फ़ैमिलियरिटी का उतना ज़रूरत नहीं है। है ना? आप शायद पहले कर चुके हो इतना प्रैक्टिस, तो अभी बस ये है कि इंश्योर करो कि आप रेगुलर टच में रहो, एंड ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट अ, 2 सेट्स एवरी डे अभी स्टार्टिंग फेज़ में भी। और वो अच्छे से उठाओ, मतलब या तो पुराने कैट के क्वेश्चंस उठाओ, सेट्स उठाओ, नहीं तो जो पहले आपने मॉक में सेट्स देखे हैं वो उठाओ। स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस आपको अगर आइडिया नहीं है ऑफ कोर्स, तो स्टैट्स का प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लो, मतलब मालूम होना चाहिए, टर्म्स एटलीस्ट पता होने चाहिए, राइट? क्वांट अगेन,
अब देखो, अगर आप रिपीट कर रहे हो, यू कुड नॉट मेक इट, तो प्रोबेबली हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, क्वांट में वो कुछ पार्ट एकदम छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हो, तो पहला काम तो ये करो, जो पार्ट आपने ठीक से नहीं किया था, सबसे पहले वही उठाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स छोड़ के गए थे या ज्योमेट्री छोड़ के गए, तो आप स्टार्ट ज्योमेट्री या नंबर्स से करो इस बार। दोबारा अरिथमेटिक से स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आप फिर वही कम्फर्ट ज़ोन में चले जाओगे। एक पार्ट हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और आगे फिर मेहनत नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये होगा, जो नहीं आता है पहले उस पे काम कर लो आप लोग, है ना? अ, एक अब तरीका क्या होना चाहिए क्वांट में जाने का? पहली बात, अगर नहीं आता है, कॉन्सेप्ट पढ़िए, गो थ्रू क्लासेस, मेक नोट्स, सॉल्व टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद उसी टॉपिक के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व करते हुए चलो साथ-साथ, ठीक है? तो क्वांट के लिए भी वही है कि आप एक शेड्यूल बना लो, एंड आपका सिलेबस क्वांट का फॉर रिपीटर्स किसी भी हाल में मई तक एक राउंड पूरा हो जाना चाहिए। मई तक आप एक बार सारे टॉपिक्स देख चुके हो। एंड फॉर पीपल हू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग भी प्लीज़ इंश्योर करो कि अगस्त तक आपका, अगर अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, तो अगस्त तक किसी भी हाल में प्रॉपरली आप एक बार पूरा सिलेबस क्वांट का कर चुके हो, ठीक है? नाउ अब इसको करना कैसे है? तो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, मतलब और बताते भी हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और कहीं तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या कोई भी अलग-अलग अ, किसी से कुछ पढ़ रहे हैं, किसी से डीएलआर, किसी से वर्बल, किसी से क्वांट। तो देखो, एक बात मैं बता दूँ, दिस इज़ नॉट यूपीएससी। कैट के साथ एक चीज़ समझो, ये नॉलेज का पेपर नहीं है, ये स्किल्स का पेपर है, ठीक? ये माइंडसेट का पेपर है। आप जब भी कोई नॉलेज बेस्ड पेपर की तैयारी करते हो, वहाँ पे जैसे हिस्ट्री पढ़ना है, तुमने किसी से भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ना है, किसी से भी पढ़ लिया। 2 अलग-अलग पढ़ाने वाले तुम्हें अलग हिस्ट्री, अलग ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएँगे। उनका डिलीवरी स्टाइल माइट बी डिफरेंट, बट कंटेंट विल बी सेम। बट इफ यू टॉक अबाउट कैट या कोई भी एप्टीट्यूड पेपर, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 2 लोगों के सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके में भी और बताने के तरीके में भी। प्लस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो मेथड आपके लिए सूटेबल है। जैसे मान लो आप मैथ्स में पहले से बहुत अच्छे हो सकता है बहुत शॉर्टकट मेथड तुरंत अडॉप्ट कर लो। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल मान लो वीक हो, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको बहुत कोई बढ़िया सा शॉर्टकट दिया जाएगा और आप फट से उसको ले लोगे, नहीं। इन दैट केस आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रिपरेशन, पहली बात, जो लोग सेल्फ स्टडी करने को सोच रहे हो, कैट प्रिपरेशन में गाइडेंस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। मतलब 60% वेटेज तुम्हारा गाइडेंस का ही है। गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, तुम्हारे डाउट्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम्हारा लाइफ़स्टाइल कैसा है, और उससे भी ज़्यादा लास्ट में जब तुम मॉक्स दोगे और मॉक्स का एनालिसिस करने के टाइम पे एक इंडिविजुअल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेल्फ स्टडी वाले, मतलब आई वोंट पर्सनली रिकमेंड कि आप करो, क्योंकि या तो आप बहुत सिंसियर हो, ठीक है? तब तो चलो समझ में आता है। तब भी आपको किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। तो अगर आपको खुद पे बहुत ज़्यादा अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है और आपको कोई परवाह नहीं है कि साल भी जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ही आप जाओ सेल्फ स्टडी पे। अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड यू टू जॉइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब कौन-सा करना चाहिए, कौन-सा नहीं, मतलब ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए, तो देखो, इसको चूज़ करने का एक बहुत बेसिक तरीका होता है। आप बहुत लोग रिज़ल्ट्स के लिए चले जाते हैं कि चलो इस कोचिंग से बहुत रिज़ल्ट, सबके रिज़ल्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं। बिल्कुल जाओ, पर एक चीज़ ये देखो, रिज़ल्ट्स का रेशियो कितना है। मान लो एक इंस्टीट्यूट है जिसमें दिखा दिया कि भाई 200 लोगों के मेरे यहाँ से 99 परसेंटाइल है, या 100 लोगों के 99 परसेंटाइल है। तो ये भी देखो एनरोल कितने लोग थे, पता लगा 5000 लोग में से 100 लोग के आ रहे हैं। स्टिल इट्स अ गुड रेशियो, बट ये होता नहीं है नॉर्मली। एक दूसरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हो सकता है 5 लोगों के ही आए, लेकिन वहाँ पढ़ने ही वाले 20 लोग थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड रिजल्ट्स कहाँ पे ज़्यादा है, ये थोड़ा-सा रेशियो से निकाला करो आप लोग, सीधे नंबर, एब्सोल्यूट नंबर्स पे मत जाया करो। दूसरी बात, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो सकता है कि कोई एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे आईआईटीज़ और एनआईटी के लोग पढ़ रहे हों। भाई ऑफ कोर्स सी बात है, वहाँ रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। अगर आप उस बैकग्राउंड के नहीं हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपके बैकग्राउंड के हिसाब से पढ़ाई कहाँ पे हो रही है। तो ऑनलाइन कोचिंग उन्हीं को करना चाहिए जिन्होंने पहले या तो 90 प्लस स्कोर कर रखा है परसेंटाइल, या जो एक्चुअली मैनेज नहीं कर सकते और बहुत सिंसियर लोग हैं। यू कैन गो फॉर एनी ऑनलाइन कोचिंग। उसमें भी एक बात का ध्यान रखना कि सिर्फ क्लासेस देखने से काम नहीं चलेगा। ये नहीं होगा कि आपने क्लास देखा, प्रैक्टिस किया, हो गया। एप्लीकेशन के लिए आप टाइमली जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपका अप्रोच बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है कि नहीं, इन सब के लिए आपको एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस चाहिए होता है। तो वो जहाँ पे भी मिले, उस हिसाब से जाना चाहिए आपको। अ, साइलोज़ में प्रिपरेशन करने का एक सबसे बड़ा नुकसान है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम व्हेन यू डोंट सिट इन अ क्लास जहाँ पे 20 बच्चा भी बैठा हो तुम्हारे साथ, तुम्हें यही नहीं पता तुम 20 में कहाँ हो, तो तुम कैसे पता लगाओगे तुम 2 लाख, 3 लाख में कहाँ हो? तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करो कि अकेले प्रिपेयर ना करो। जो लोग ऑनलाइन जा रहे हैं,
प्रिपरेशन के लिए आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है वो आपका चॉइस होना चाहिए। आप देखो आपको क्या चाहिए, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट सबका अच्छा है। पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट हर कोचिंग जो चल रही है आज की डेट में वहाँ सब जगह पढ़ाने वाले अच्छे हैं। तो वो कॉमन पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ पैरिटी है। आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ढूँढना है कि कहाँ पे आपके लिए ज़्यादा वो चीज़ें मिल रही हैं जिनसे आपका बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है? रिसर्च करने के लिए यू कैन टॉक टू द पीपल और पुराने लोगों से, बच्चों से बात कर सकते हो। थोड़ा मार्केटिंग बहुत चलता है ऑनलाइन में, थोड़ा देख करके करना क्योंकि आपको लगेगा कि सब तो बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा, बट मोस्टली कभी-कभी पेड कमेंट्स भी होते हैं। तो आप डेमो ले लो, प्रैक्टिस कर लो, समझ में आ जाएगा। जो लोग ऑफलाइन जा सकते हैं, बेस्ट तरीका तो ऑफलाइन ही है प्रिपेयर करने का। ऑफलाइन भी आप जहाँ पे भी जा रहे हो, प्लीज़ लुक फॉर व्हाट यू एक्चुअली वांट। आपको मेंटरशिप मैंडेटरी है। कोई भी जगह पे जहाँ पे सिर्फ रेगुलर केवल क्लास चल रही है, क्लास हो गई, क्लास में आपने पढ़ लिया, आगे-पीछे 15-20 मिनट में डाउट सॉल्व करवा लिए अपने, फिर आप चले गए घर पे, ठीक है, मेक सेंस। बट इससे आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम तभी मिल पाएगा जब आप पे कोई इंडिविजुअली ध्यान दे रहा हो। तो ये वाला चीज़ आप देख करके ऑफलाइन भी कहीं भी जॉइन करते हो, इसको फैक्टर इन करके करो, ठीक है। थोड़ा-सा हम लोग भी बता देते हैं, नाउ वी हैव कम टू यूट्यूब दिस ईयर ओनली। हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में तो बहुत टाइम से हैं, एंड वी ऑलरेडी हैड एन ऑनलाइन बैच लास्ट ईयर टू। बट थोड़ा-सा हमें एक चीज़ समझ में आई कि वी हैव फाउंड अ मेथड जिससे हम लोग ऑनलाइन का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग अ सेल्फ पेस्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या-क्या चीज़ें होंगी? तो सबसे पहला, तुम्हारा जितना भी कंटेंट है, सारी क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा होगा तुम्हारे पोर्टल पे, एंड ऑन दैट पोर्टल विल आल्सो शेड्यूल, आई मीन इट विल नॉट बी लाइक कि आपको मिल गया आप जब मन करे देख लो। वी हैव रिटन इट सेल्फ पेस्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन थिंग कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। हम आपको साथ में एक शेड्यूल देंगे कि इतने दिन में आपको इतनी क्लासेस देखनी है, एंड उसके बाद आपको इन इन क्लासेस का असाइनमेंट या जो भी उसका स्टडी मटेरियल है, इतने टाइम तक सॉल्व कर लेना है। इसमें होगा क्या कि मंथली देयर विल बी 5 टू 6 इंटरैक्शंस ऑनलाइन। तो आप पोर्टल देखते जाओगे अपने स्पीड पे, और बीच-बीच में जो 5 से 6 मंथली इंटरैक्शंस होंगे फैकल्टी के साथ, वहाँ पे आप उस पॉइंट तक का जितना भी आपका डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ क्लियर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट उस 5-6 इंटरैक्शन में हम आपसे इंडिविजुअली रीच आउट करके पूछेंगे भी कि आप कैसे क्या कर रहे हो। विल बी इन कांस्टेंट टच। विल बी प्रोवाइडिंग यू विद कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सेक्शनल टेस्ट और तुम्हारा टॉपिक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ। देयर विल बी वन टू वन गाइडेंस एज़ वेल। तो जस्ट टू इंश्योर दिस, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन नहीं आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारा यूएसपी इज़ इंडिविजुअल गाइडेंस। ऑल दोज़ पीपल हू आर प्रिपेयरिंग अंडर अस इवन फॉर जीडीपीआई, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि मतलब हम एक-एक को इंडिविजुअली ध्यान दे करके एक-एक के बारे में पता रखते हैं, सो दैट वी कैन गाइड देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो इसमें भी वन टू वन गाइडेंस होगा, और ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वी विल बी टेकिंग ओनली 30 स्टूडेंट्स दिस ईयर, ठीक है? सीट्स लिमिटेड हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ही रहेगा। तो ओनली 30 स्टूडेंट्स विल बी टेकन फॉर दिस कोर्स, और बाकी इसके और कोई डिटेल के लिए यू कैन राइट डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, या यू कैन रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का हम लोग तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो अगर सोच रखा है क्या 24, तो इट्स हाई टाइम, बहुत टाइम वेस्ट मत करो, ऑलरेडी 1 महीना बीत गया है। नवंबर मंथ में और पढ़ाई नहीं होती है, तो अपने पास मोटा-मोटा 8-9 महीने ही हैं प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने के लिए। अ, सही से लग के करेंगे तो हो जाएगा। कोई अगर तुम्हें ये बता रहा है 8 घंटा, 12 घंटा पढ़ना है, इतना कुछ नहीं करना है। इनिशियली अपार्ट फ्रॉम क्लासेस 2 ढाई घंटा इज़ मोर देन इनफ। धीरे-धीरे 4 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है कैट के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी और क्वेरी है, कुछ भी और डाउट है, प्लीज़ लेट अस नो। कुछ टाइम में विल बी स्टार्टिंग विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और एकेडमिक्स पे बेस्ड थोड़ा क्लासेस का वीडियो भी डालेंगे, ताकि आप थोड़ा बहुत उससे भी आइडिया ले सको। Uh, so that will be all for today. In case of any query, let us know. All the best.